स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। सोनीपत से बड़ी खबर, हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक आज। उम्मीदवार के चयन को लेकर बैठक में महामंथन होगा और नामों का एक पैनल तैयार करके केंद्र को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कृष्णपाल गुर्जर, रतनलाल कटारिया, रामविलास शर्मा भी इस बैठक में रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि सुभाष बराला, कैप्टन अभिमन्यु, वीरेंद्र सिंह भी शिरकत करेंगे। एडवोकेट वेदपाल समेत चुनाव समिति के सदस्य मौजूद रहेंगे। कल बीजेपी जेजेपी की बैठक में मिलकर लड़ने पर फैसला हुआ था। उम्मीदवार गठबंधन का होगा और पार्टी सिंबल बीजेपी का रहेगा। दोपहर 2 बजे सोनीपत में होगी चुनाव समिति की बैठक। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक देखिए, तमाम जो पार्टीज हैं वो यहाँ रिदम में नजर आ रही हैं। उम्मीदवार गठबंधन का होगा और पार्टी सिंबल बीजेपी का रहेगा। बीजेपी और जेजेपी के बीच में ये सहमति बनी है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। उम्मीदवार के चयन को लेकर इस बैठक में महामंथन होगा, तो ये संभावना ये जताई जा रही है कि इस बैठक से वो नाम निकलकर सामने आ सकता है जिस पर बीजेपी और जेजेपी इस बार बड़ौदा उपचुनाव में दांव खेल सकती हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक होगी हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ इस बैठक में मौजूद रहेंगे और बीजेपी के तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ शामिल रहेंगे, चाहे बात कृष्णपाल गुर्जर की हो, रतनलाल कटारिया की हो, रामविलास शर्मा की हो या फिर सुभाष बराला। तमाम वो लोग जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो इस बैठक में शामिल रहेंगे और नामों का एक पैनल तैयार करके सेंटर को उसके लिए भेजा जाएगा। वहां से जब मुहर लग जाएगी तो नाम का ऐलान जो है वो हो जाएगा। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक आज होने जा रही है। कृष्णपाल गुर्जर, रतनलाल कटारिया, रामविलास शर्मा भी इस बैठक में रहेंगे। उम्मीदवार के चयन को लेकर इस बैठक में महामंथन होगा। आपको बता दें कि बड़ौदा में उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और हालांकि अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा यहां पर नहीं की है। बड़ौदा इस समय राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है और अब देखना यह होगा कि कौन सा वो नाम होगा जिस पर भरोसा जताया जाता है। और वहीं शनिवार को दिल्ली में बीजेपी और जेजेपी की संयुक्त बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि बड़ौदा उपचुनाव गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे। बड़ौदा उपचुनाव में गठबंधन का संयुक्त उम्मीदवार होगा। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा जाएगा और भाजपा की चुनाव समिति की बैठक में पैनल तैयार करके केंद्रीय आलाकमान को भेजा जाएगा। जेजेपी बड़ौदा उपचुनाव में पूरे दल बल के साथ बीजेपी का समर्थन करेगी। बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी के पास अब तक 18 नेताओं के आवेदन आए हैं। सूत्रों के मुताबिक जेजेपी ने भी 2 दावेदारों के नाम बीजेपी के सामने रखे हैं। ये तय किया है कि चुनाव गठबंधन लड़ेगा। उम्मीदवार भी गठबंधन का होगा, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर होगा। ये बातें हमारी तय हो गई हैं। चुनाव गठबंधन लड़ेगा, उम्मीदवार गठबंधन का होगा, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। विनेबिलिटी और स्वीकार्यता, लोक कल्याण की भावना, यही मुख्य बातें हैं जो अच्छा सेवक के रूप में समाज के बीच में, और विनेबिलिटी और समाज में स्वीकार्यता, उसी के यही आधार होते हैं सामान्यतः चुनाव लड़ने के, कि भाई किसका सेवा भाव समाज को ज़्यादा भा रहा है, स्वीकार्यता है। और पॉलिटिकल पार्टियां जब चुनाव में जाती हैं तो विनेबिलिटी को भी देखती हैं। जेजेपी गठबंधन का हिस्सा है, जैसे आदरणीय धनखड़ साहब ने कहा है, हम भी गठबंधन का हिस्सा है, मिलकर के चुनाव लड़ें। जेजेपी गठबंधन का हिस्सा है, जैसे आदरणीय धनखड़ साहब ने कहा है, हम भी गठबंधन का हिस्सा है, मिलकर के चुनाव लड़ें। जेजेपी गठबंधन का हिस्सा है, जैसे आदरणीय धनखड़ साहब ने कहा है, हम भी गठबंधन का हिस्सा है, मिलकर के चुनाव लड़ें। तो दिल्ली में बीजेपी जेजेपी की संयुक्त बैठक, बड़ौदा उपचुनाव गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे और गठबंधन का ही संयुक्त उम्मीदवार होगा। ये
निर्णय जो है वो बीजेपी जेजेपी की तरफ से लिया गया है। वहीं दिल्ली पहुंचे विधायक महिपाल ढांडा ने प्रशासनिक सचिव के मंगलवार और बुधवार को विधायकों के साथ मुलाकात करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री का स्वागत योग्य फैसला है। कोई भी विधायक फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ और पलवल जिलों से चलकर जब विधायक अधिकारी के पास काम करने के लिए जाता है और अगर कोई अधिकारी बैठा ना मिले तो जिन लोगों के काम को लेकर विधायक आते हैं उनके काम अटक जाते हैं। मैंने और कई विधायकों ने पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री से निवेदन किया था, आप एक बार अधिकारियों को निर्देश दें कि विधायकों से सुनिश्चित मुलाकात की जाएगी, कोई दिन इसके लिए डिसाइड किया जाएगा। उन्होंने कृषि कानूनों के मुद्दे पर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी की खेती बचाओ यात्रा एक ढकोसला था। राहुल गांधी और कांग्रेसियों का खेत से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस ने इस कानून को लागू नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने कर दिखाया है। राहुल गांधी की खेती बचाओ यात्रा ये तो एक ढकोसला था। राहुल गांधी का और खेत से क्या संबंध, कांग्रेसियों का और खेत से क्या संबंध? भाई एक बात बताइए, राहुल गांधी जी वहाँ पे आए, क्या उन्होंने ये कहा क्या कि जिस कानून को हम लोग बनाने वाले थे वही कानून बीजेपी लेके आई है? उन्होंने बोला क्या? कहीं भी नहीं बोला उन लोगों ने। अगर वो उस कानून को लागू कर देते तो था ठीक, और अगर हमने उस कानून को लागू कर दिया तो हो गया गलत। उन लोगों का खेती बाड़ी से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। वहाँ पर तनाव पैदा करने वाली मशीन का नाम राहुल गांधी हो गया है। और ये जो आपने कहा कि भाई आप लोगों ने भी, जो बीजेपी ने भी ट्रैक्टर रैली निकाली, हाँ बिल्कुल, हम किसानों के पक्ष की बात रखने वाले लोग हैं। या कांग्रेस के झूठे लोग, बेईमान लोग, बदमाश और चोर लोग हैं, ये बार बार उल्टी बात करके जो उकसाने का काम कर रहे हैं, इसके अवेज में हम लोगों ने ये कहा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बिल्कुल सीधे तौर पे कहा कि हम लोग किसानों के बीच में जाएंगे, किसानों को समझाएंगे कि सारे कानून किसानों के पक्ष के कानून हैं और इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अगर किसानों को लगता है कि भी इस चीज़ से किसी भी प्रकार के नुकसान की संभावना है तो आए, बैठे, बात करें। इसमें कभी अमेंडमेंट करने की जरूरत होगी तो उसके लिए हम सारे के सारे, हम किसानों के बच्चे हैं, किसानों के बालक हैं हम लोग। और वहीं गोहाना में बीजेपी ने कृषि कानूनों के समर्थन में ट्रैक्टर यात्रा निकालकर बता दिया है कि प्रदेश का किसान कृषि कानूनों के पक्ष में है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ के नेतृत्व में ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई और इसी दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान संगठनों के विरोध के बहाने कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा का जवाब बीजेपी ट्रैक्टर यात्रा से दे रही है। गोहाना में धन्यवाद रैली करके बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली का जवाब दिया। धनखड़ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, झूठ और डर की राजनीति करने वाली पार्टी बताते हुए उन्होंने एमएसपी और मंडी को लेकर स्थिति साफ की। होगा और बड़ कहना होगा और पाछे थारी आ जा तो तुम बताइयो और महरी आई तो न्यू चलेगा। अरे ये 3 कानून किस लिए बनाए हैं मैं आज आपको बता के भेजना चाहता हूं। भाई पहले कोई भाई खेत में अपनी फसल का सौदा कर लेता, मार्केटिंग बोर्ड का सेक्रेटरी आ जाता, आपने खेत में सौदा क्यों कर लिया, हमारी मार्केट फीस की चोरी कर ली। मोदी जी ने मार्केट फीस बाहर जोरो कर दी। अब आप खेत माते बेचो, घर माते बेचो, अपने पैर माते बेचो, कोई इंस्पेक्टर, कोई मार्केट कमेटी का आदमी नहीं आएगा। ये आजादी है। आप दूसरी बात, मान लो अड़े खत्म कर दी, हम यूपी में ले जा, उड़े कोई रोक ले, हम राजस्थान ले जा, उड़े कोई रोक ले। बताओ भाई ऋषि, तू सरपंच गांव में ठाड़ का, हम जो है पंजाब में ले जा, कोई उड़े रोक ले। सारे देश में खत्म कर दी, कितने ले जाओ, थारी मर्जी, कितने बेचो। अब कोई इंस्पेक्टर आपको खेती का सामान बेचने के लिए तंग नहीं कर सकता। मेरे याद है हमारे लोग लुक के दिल्ली ले जाया करते, अप्रोच रोडों पर से, वहां की मंडी का फायदा लेने के लिए। गलत तो नहीं कर रहा, आप बैठे हो, अब आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा। मोदी ने परमिट दे दिया, लुक के ले जाने की जरूरत नहीं है, चौड़े ले जाइयो, चौड़े।
दूसरी बात तो या छूट ठीक कर दी ना, गलत तो नहीं करी। या थारी छूट ठीक कर दी, चाहे कि जाओ बेचो, ठीक कर दी तो ताड़ी मारो जोरदार एक बार। दूसरी बात भाई, पहली बात तो यो सौदा नगद करना, और मान लो कोई उधार कर ले तो कानून में लिख दिया 3 दिन तक फालतू पैसे नहीं रख सकता, और 3 दिन तक फालतू पैसे रख दिए तो एसडीएम पे चले जाना। एसडीएम एक किसान का प्रतिनिधि बैठा लेगा और एक व्यापारी का, या 2 किसान के 2 व्यापारी के बैठा लेगा और आपका फैसला करके देगा। 30 दिन तक फालतू टाइम नहीं ले सकता, और अगर कोई पैसे मारनिया होगा उस पर 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना ठोक देगा। सोनीपत जिले में बीजेपी की ट्रैक्टर यात्रा काफी अहम है। बड़ौदा विधानसभा सीट सोनीपत जिले में ही पड़ती है। बीजेपी इस सीट को किसी भी सूरत में जीतना चाहती है। सोनीपत संसदीय क्षेत्र के इस ट्रैक्टर यात्रा का प्रमुख केंद्र जाट बाहुल्य क्षेत्र गोहाना है। किसानों का भरोसा जीतने के मकसद से बीजेपी ने प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ के नेतृत्व में ट्रैक्टर यात्रा निकाली। धनखड़ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में किसानों के साथ धोखा हुआ, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने 3 बिल लाकर किसानों को फसल बेचने की आजादी दी है। कि कांग्रेस जो ये प्रचार कर रही है कि 3 अध्यादेश 3 बिल के विरोध में है कांग्रेस, हम ये कार्यक्रम करना चाहते हैं, और मोदी जी ने जो किसान के हक में एक गली सड़ी पुरानी व्यवस्था को बदलने की हिम्मत दिखाई है। ट्रैक्टर यात्रा में मौजूद किसानों की भारी भीड़ को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियां सिर्फ लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा झूठ की राजनीति करती है। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसान तो बीजेपी के साथ खड़ा है और कृषि कानून का समर्थन भी कर रहा है। ट्रैक्टर यात्रा को लेकर कांग्रेस सरकार पर लगातार हमलावर है, लेकिन गोहाना में बीजेपी की ट्रैक्टर यात्रा में आई भीड़ ने विपक्ष को जवाब दे दिया। ट्रैक्टर यात्रा के दौरान बीजेपी नेता विपक्ष पर हमलावर नजर आए और किसानों को कृषि कानूनों के बारे में पूरी जानकारी दी। होकर आप जो हजारों की संख्या में ये दिखाया है कि किसान वर्ग को बदनाम ना करिए। कांग्रेस को अगर और कांग्रेस को समझ में आती है कि किसानों के कंधे पर रख के बंदूक चलाना ये कहीं पर भी ये एक सौभाग्य नहीं देता किसान को, और उस विरोध में आज जो किसानों ने कार्यक्रम किया है, मैं आप लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं। आपको बता दें कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व का मानना है कि कांग्रेस के उठाए सवालों का जवाब देना बेहद जरूरी है। इसके लिए सभी मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को किसानों के बीच जाकर उन्हें कृषि कानूनों के फायदे बताने के निर्देश दिए गए हैं। इसको लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गोहाना से बलराम और सन्नी मलिक की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करनाल पहुंचकर किसानों से समर्थन की बात कही है। बीजेपी और जेजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि वो चौथा कानून चाहते हैं जिससे एमएसपी किसानों की फसल के लिए निर्धारित की जाए। वहीं बीजेपी की धन्यवाद रैली को लेकर हुड्डा ने कहा है कि किसानों को क्या मिल गया जिसको दिखाने के लिए बीजेपी रैली कर रही है। किसानों को एमएसपी तो मिल नहीं रही और क्या मिलेगा। वहीं जेजेपी पर निशाना साधते हुए हुड्डा ने कहा कि चुनावों के वक्त वोट किसी के नाम पर मांगे और सपोर्ट किसी और को दिया जाए। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हुड्डा ने कहा कि तैयारी पूरी है, जल्द उम्मीदवार का नाम तय होगा। किसानों को समर्थन है, हम नहीं करें किसानों को समर्थन, क्योंकि जिनकी मांग वाजिब है, एमएसपी मिलना चाहिए। जैसा मैंने 2007 में कर दिया था, एपीएमसी में एक्ट में अमेंडमेंट ला के 2007 में प्रावधान ये कर दिया था कि जो मंडी से बाहर खरीद होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा, वो एमएसपी से कम नहीं होगा जी, और जिसकी एमएसपी नहीं है मार्केट रेट से कम नहीं होगा। तो अब ये हमारी मांग यही है कि चौथा कानून लेके आए
और उसमें एमएसपी का प्रावधान करें, और जो एमएसपी से कम दे, कोई कॉरपोरेट हो कोई हो, उसमें सजा का प्रावधान। और वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 14 लोगों की मौत हो गई है। हरियाणा में कोरोना के 1250 नए केस सामने आए। कोरोना अपडेट आपको दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 14 लोगों की मौत हो गई है। हरियाणा में कोरोना के 1250 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ रही है। 10,830 एक्टिव केस फिलहाल हैं। और रिकवरी रेट की अगर हम बात करें तो देखिए रिकवरी रेट लगातार अच्छा हो रहा है। 91.14% यहाँ पर रिकवरी रेट है। और कोरोना का डबलिंग रेट भी कम है। प्रदेश में कुल 1,39,000 जो है वो कोरोना केसेस हैं। गुरुग्राम में 261 नए केस हैं। फरीदाबाद में 153, सोनीपत में 89 नए केस सामने आए हैं। हिसार में 108 नए केस मिले हैं। 2 लोगों की मौत हो गई है। रेवाड़ी में 56, अंबाला में 43 नए केस सामने आए हैं। रोहतक में 75, करनाल में 43 नए केस सामने आए। पानीपत में 50 नए केस, 3 लोगों की मौत हो गई है। पलवल में 35, पंचकुला में 41 नए केस सामने आए। महेंद्रगढ़ की अगर बात कर ले, महेंद्रगढ़ में 30, झज्जर में 38 नए मामले सामने आए और भिवानी में 37 नए केस, 1 की मौत हो गई है। सिरसा में 75, कुरुक्षेत्र में 26 नए केस। यमुनानगर में 21 नए मामले सामने आए, 2 लोगों की मौत हो गई है। फतेहाबाद की स्थिति भी जानिए। फतेहाबाद में 25, जींद में 27 नए मामले सामने आए हैं। और चलिए फिलहाल एक खबर फरीदाबाद से है, जहां परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि हरियाणा रोडवेज के घाटे को पूरा करने के लिए सरकार ने टोल टैक्स बूथ पर टीमें नियुक्त करने की योजना बनाई है। उन्होंने बताया कि टीम में हरियाणा रोडवेज और आरटीओ विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। टोल बूथ पर टीम अवैध रूप से सवारी ढोने वाले वाहनों के चालान काटेगी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद और पलवल दोनों जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की है और इस बैठक में दोनों जिलों के एडीसी, रोडवेज महाप्रबंधक और ट्रैफिक मैनेजर मौजूद रहे। जो इस तरह के अवैध जो वाहन जो सड़कों पर चले, जो लॉकडाउन में हजारों व्हीकल जो चले हुए हैं और जो हरियाणा रोडवेज को चूना लगाने का काम करें, जो बिना परमिट के बिना परमिशन के जो व्हीकल चले हुए हैं, आरटीएमएफ में और जीएम रोडवेज ये जॉइंट इन ऐसे व्हीकलों की जांच करेंगे, धरपकड़ करेंगे। और अगर इनको नहीं पड़ा, रोडवेज महकमे का घाटा लगातार बढ़ता रहेगा। और जो रोडवेज के कंडक्टर ड्राइवर ये जान होती हैं और 18,000 कर्मचारी हैं। अगर इस तरह से ये चलते रहे अवैध वाहन तो रोडवेज को बहुत बड़ा घाटा होगा। इसलिए क्या है कि सबसे पहले हमें अपने ज़िले वाइज अपने पे बैरियर एक टीम बनानी चाहिए कि इस तरह के अवैध वाहनों पर लगाम लगाएं और रोडवेज को घाटे से उभारने का काम करें। 5 महीने का जो लॉकडाउन है, जितने व्हीकल हैं। और वहीं करनाल में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि विभाग गंभीर है। इसके तहत गेहूं की सीधी बिजाई के लिए कृषि विभाग किसानों को 15 हैप्पी सीडर मशीन मुहैया करवा रहा है। करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कृषि कार्यालय में सभी खंडों के लिए 2-2 मशीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसान गेहूं की बिजाई के लिए हैप्पी सीडर्स मशीनें फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। धान का कटोरा कहा जाने वाला करनाल वर्षों से धान उत्पादन का प्रमुख जिला है। इसको देखते हुए प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने करनाल को सर्वाधिक 15 हैप्पी सीडर उपलब्ध करवाए हैं। उन्हें प्रयोग में लेने के लिए किसानों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मशीन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगी। पिछले साल विभाग ने हैप्पी सीडर मशीनें 100 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से उपलब्ध करवाई थी। साल 2018-19 में कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए खरीदी जाने वाली मशीनों में हैप्पी सीडर को मैंडेटरी किया गया था ताकि किसान फसल अवशेषों को मिट्टी में मिला देने का तरीका अपना सके। 1,72,000 हेक्टेयर में रबी फसल की बिजाई होगी। इस बार 1,72,000 हेक्टेयर में रबी फसलों की बिजाई का अनुमानित लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस सुविधा से किसान अपना ट्रैक्टर लेकर मशीन प्राप्त करके उसे खेत में ले जाकर गेहूं की सीधी बिजाई करने में सक्षम होंगे।
उन्नत किस्म की हैप्पी सीडर मशीन 1 घंटे में 1 एकड़ में बिजाई करती है। 15 हैप्पी सीडर यहाँ हरी झंडी दिखा करके रवाना किए हैं। ये हैप्पी सीडर्स किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पे किसान अपना ट्रैक्टर ला करके और उन हैप्पी सीडर्स को साथ ले जा सकता है। ये जो इन सिटू मैनेजमेंट है हमारा पराली प्रबंधन का, उसका एक अच्छा तरीका है। हैप्पी सीडर जो है वो पराली के साथ साथ ही जो अगली फसल है उसकी बिजाई करने में सक्षम है और इसलिए जो खाने हैं उनमें आग लगाने की प्रथा को बिल्कुल रोका जा सकता है। उपायुक्त ने जिले के किसानों से फसल अवशेष न जलाने की अपील की है। उपायुक्त ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण जरूरी है और आज के समय की मांग भी है। मेरी सभी किसान भाइयों से आग्रह रहेगा कि जिन जिन के पास ये एग्रीकल्चर मशीनरी उपलब्ध नहीं है वो ब्लॉक ऑफिसर से आकर के अपना ट्रैक्टर ला करके और हैप्पी सीडर साथ ले जा सकते हैं और पराली को जो है पूरी तरह से पराली के साथ ही ये बिजाई करेगा। किसी भी सूरत में हमें पराली नहीं जलानी है। पराली के साथ साथ जो तरीके इंस्टीट्यूट और एक्सटीट्यूट पराली मैनेजमेंट के वो हमने अपनाने। सहायक कृषि अभियंता जगदीश मलिक ने हैप्पी सीडर के प्रयोग को लेकर किसानों को सलाह दी है कि वो इसे गीले खेत में ना चलाएं। खेत यदि गीला है तो कम से कम 1 सप्ताह बाद उसमें मशीन से गेहूं की बिजाई करें। इससे मशीन भी ठीक से काम करेगी और बिजाई भी अच्छी होगी। केसी आर्या, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा इंडिया न्यूज हरियाणा।